सही बात है। जो देगा बीजेपी को चंदा बीजेपी वो लेगा धंधा। अगर टीका बिल्कुल सही था तो आपने चंदा लिया क्यों? और टीका अगर गलत था तो हमें टीका लगवाया क्यों? बीच में हमारे उपस्थित हमारे आदरणीय अशोक अरोड़ा जी और सभी सम्मानित मंच, मैं एक एक किसी का नाम नहीं ले रहा समय बचाने के लिए, सभी जिन्होंने आज मेहनत करके आज का जो कार्यक्रम सफल किया, सारी हासिल की हमारी टीम विशेष तौर से, और सम्मानित मंच। समय में बचा रहा हूँ क्योंकि चुनाव आचार संहिता और प्रचार करने के समय की सीमा है और कितने घंटे देरी से मैं आपके बीच में आया हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि इतनी देरी से आपके बीच में हम पहुँचे। मुझे था कि शायद प्रोग्राम खत्म ही हो गया होगा अब तक तो, मगर आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हैं, घंटों देरी से बैठे हैं, तो ये आज यहाँ पर इतनी देर से आप बैठे हो तो आपने अपनी उपस्थिति से ही बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्या स्थिति है देश की और प्रदेश की मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। अच्छे दिनों के वायदे करके सरकारें बनी, दिल्ली में भी और चंडीगढ़ में भी बड़े बड़े वायदे किए गए थे। महंगाई कम कराएंगे, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख सबके बैंक खाते में आएंगे, काला धन लाएंगे, किसान की आमदनी को दुगनी कराएंगे, 1 रैंक 1 पेंशन हर फौजी को दिलवाएंगे। बड़े बड़े वायदे किए गए थे, लेकिन आज 10 साल के बाद उन वायदों के पे आकलन करने का समय आया है कि क्या कारण रहा कि डबल इंजन की सरकार ऐसी सरकार साबित हुई कि सबसे ज़्यादा नुकसान हरियाणा का हो गया। जो हरियाणा प्रदेश देश में विकास का प्रतीक हुआ करता था, आज वही हरियाणा प्रदेश, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो आपके सामने है। पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई एक विकास की परियोजना केंद्र सरकार की तरफ से 10 साल में कोई आई हो तो आप बता सकते हैं? एक भी कोई बिना विकास की परियोजना आई, विकास की पटरी से हरियाणा को उतारने का काम इन्होंने किया। और जो हरियाणा प्रदेश विकास में 1 नंबर पे होता था, आज वो बेरोजगारी में 1 नंबर पे पहुंच गया। हर घर में जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं। महंगाई की मार हर परिवार पे, आज महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी, कोई बोल नहीं सकता, ऐसी स्थिति आ गई। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार की चपेट में आज भ्रष्टाचार ऐसा गठबंधन इनका टूटा, बीजेपी और जेजेपी का तो आपने देखा होगा। इनका गठबंधन टूटा तो गठबंधन टूटते ही बीजेपी वाले कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे, और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। अब बताओ, अब ये 5 साल तक क्या था? 5 साल पहले कहा गया था हमसे कि 5100 बुढ़ापा पेंशन देंगे और इस बात पे गठबंधन हुआ है। आज वो 5100 पेंशन पे भी हम सवाल नहीं पूछ सकते कि ये 5 साल गठबंधन तो 5100 पेंशन पे हुआ था, 5 साल में 5100 पेंशन तो आई नहीं। तो ये भाई एक बात आप बैठ जाओ, तो ये आपने देखा कि क्या स्थिति आज बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, दूध दही का खाना था ऐसा हरियाणा था, अब नशे में नंबर 1 हरियाणा हो गया। आप देख रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, ऐसी स्थिति बन गई। कहा था ठेके कम करवाएंगे, ठेके हरियाणा के अंदर इतने बढ़ा दिए, रिकॉर्ड बना दिया ठेके खुलवाने में, ऐसी स्थिति आ गई हरियाणा में। आज जो स्थिति बन गई आप देख रहे हैं, आज अपराध दर बढ़ गया, नशा बढ़ गया हरियाणा के अंदर, अपराध दर बढ़ गया, विकास की पटरी से उतर गया और हर वर्ग को अपमानित करने का काम हुआ। हर वर्ग, किसी का मान सम्मान नहीं हुआ इस सरकार में। ऐसी सरकार ये साबित हुई। और इनके सांसद ऐसे साबित हुए। मैं भी आज देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूँ। 15 सांसद हैं, वहाँ 10 लोकसभा के हैं, 5 राज्यसभा के हैं, 14 भाजपा के हैं। हरियाणा किसी सांसद को आपने कभी पिछले कई वर्षों में वो हरियाणा की बात उठाते सुना नहीं होगा, कोई केंद्र सरकार से लड़ते सुना नहीं होगा।
भाजपा के किसी सांसद को अपने प्रदेश के हक में बोलते सुना नहीं होगा। ऐसा लोकतंत्र बन गया वहाँ पे कि वहाँ पे तो केवल अपने नेताओं की जिंदाबाद करते हुए पीठ अपने थपथपाते हुए तो सांसद उनके बैठते हैं, लेकिन कभी हमने किसी सांसद को ये कहते नहीं सुना कि हरियाणा में ये हो। आज हरियाणा की आवाज़ ही वहाँ पर, मैं एकमात्र विपक्ष से सांसद हूँ, हम तो बोलते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं आपने किसी को बोलते भी नहीं सुना। ऐसी स्थिति बन गई। ये हालात देश में हैं। आज हरियाणा प्रदेश को विकास की पट्टी से उतारकर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, नशा, अपराध इस तरफ धकेल दिया इस सरकार ने। और यही कारण है कि पूरे प्रदेश में आज सरकार के प्रति हरियाणा की भाजपा सरकार के प्रति भी इतनी नाराजगी बढ़ गई कि हरियाणा की भाजपा सरकार को अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने पड़े चुनाव के बीचों बीच। और चेहरे बदलने के बावजूद आपने देखा होगा कि चेहरे तो बदल दिए मगर नाराजगी नहीं बदल पाए लोगों की पूरे प्रदेश के कोने कोने में। और पूरे प्रदेश के कोने कोने से भाजपा के लोग छोड़ के भाजपा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एक हफ्ते पहले भी 3 विधायक भाजपा से समर्थन वापस लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया, आपने देखा होगा। ये तभी हो रहा है जब प्रदेश में एक लोगों ने एक मन बनाया बदलाव का, प्रदेश को दोबारा से खुशहाली की तरफ लेके जाने का मन बनाया। प्रदेश के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, हरियाणा प्रदेश की भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। और आपने भी देखा होगा एक और कमाल, 6 महीने पहले कहते थे प्रेस के हमारे साथी की 1 सीट आएगी लोकसभा में कांग्रेस की, मतलब रोहतक की तो टिकट नहीं जीत जाएगा, मतलब बाकी तो 9 सीटों में कोई मुकाबला ही नहीं। फिर कहने लगे 2-3 महीने पहले कि 2-3 सीट पर मुकाबला हो सकता है। फिर कहने लगे कि अगर टिकट वितरण ठीक हो गई कांग्रेस की तो 4-5 पे भी क्या पता मुकाबला हो जाए। और टिकट वितरण के बाद कहने लगे यार ये तो 10 की 10 सीट पे मुकाबला हो रहा है। और सुनो मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, 10 की 10 सीट कांग्रेस गठबंधन हरियाणा से जीतने जा रहा है। देख क्या है, क्योंकि लोगों ने काम नहीं किया। आज देश में ऐसे हालात बना दिए, प्रजातंत्र का गला घोटने का काम ये सरकार कर रही है। सारी संवैधानिक संस्थाओं को का राजनीतिकरण करने का काम जो किया गया, 2 मुख्यमंत्रियों को पकड़ के जेल में ठोक दिया, अरविंद केजरीवाल जी को, हेमंत सोरेन जी को अपना काम काज छोड़कर उनको जेल में ठोक दिया। ये काम का लोकतंत्र है। चुने हुए मुख्यमंत्री थे, जितने तमाम विपक्ष के नेता देश में कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाए उसी पे मुकदमे, उसी के खिलाफ कार्रवाई, उसी के पुलिस पकड़ के अंदर जेल में ठोकने का काम करती है। कितने सांसदों को, हमारे कितने विपक्ष के सांसद हैं, संजय सिंह मेरे साथ सांसद थे, 1 साल तक जेल में रह के आए हैं, 2 कमरे के मकान में रहते हैं, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, वो अपनी बात रखते थे। अब विचारधारा अलग अलग हो सकती है देश में, ये देश सभी का देश है, सबका लक्ष्य है देश को आगे लेके जाने का, सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, हम सम्मान करते हैं हर विचार का, लेकिन किसी दूसरे विचार को खारिज करके उस विचार को रखने वाले को जेल में डाल देना, ये हमारे देश की लोकतंत्र संविधान कि ये हमारे देश का लोकतंत्र संविधान है, लेकिन इस रास्ते जा रहे हैं। और अब तो घमंड इतना आ गया, आपने देखा अहंकार, कितना बड़ा अहंकार आपने देखा होगा, हर वर्ग को इतना प्रताड़ित किया ऐसा अहंकार। और अब तो अहंकार इतना आ गया, कह रहे 400 पार का नारा इसीलिए दिया है कि हम बाबा साहब के संविधान को तोड़ेंगे। मोहन भागवत जी ने कहा, अनंत कुमार हेगड़े जी जो मेरे साथ लोकसभा में थे उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प मुक्ति का समय आ गया, 400 पार का नारा, हम संविधान को तोड़ेंगे। हेगड़े जी मैं कहना चाहता हूँ आपको, संविधान पर तो आंच भी नहीं आने देंगे, तोड़ेंगे तो आपके घमंड को हम जरूर तोड़ेंगे, मैं इनको कहना चाहता हूँ। घमंड तो रहा नहीं, घमंड तो सारी उम्र रहा नहीं। आपने देखा होगा आज बीजेपी पार्टी, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा को विकास के पस रास्ते पे आगे लेके जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें उस लड़ाई में आपके आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी के पास तो बहुत कुछ है इस लड़ाई में। बीजेपी के पास सरकारें हैं, केंद्र में इनकी सरकार है, चंडीगढ़ में इनकी सरकार है,
जो अल्पमत में आ गई है। लेकिन चंडीगढ़ में भी सरकार इन्हीं की है, सरकारें भी इन्हीं के पास हैं, मीडिया भी इन्हीं का है, मीडिया भी इन्हीं की बात ज़्यादा दिखाता है। तो गलत तो नहीं कह रहा, मीडिया कोई साथी बुरा मान जाए, लेकिन मीडिया भी इन्हीं की बात दिखाता है, क्योंकि मीडिया के जो मालिक हैं वो भी किसी ना किसी की जेब में तो है। जो सच्चाई है वो तो कहनी पड़ेगी, तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं इसीलिए कहनी पड़ेगी। तो मीडिया भी इन्हीं का है, सरकारें भी इन्हीं की है, और पैसा तो इतना छुट्टी का बीजेपी ने कमा लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व की कीर्तिमान इतने ऐसे बन गए, इतना चंदा शायद किसी राजनीतिक दल ने इकट्ठा नहीं किया जितना इन्होंने कर दिया। इतना चंदा कोई कंपनी छोड़ी नहीं, गौकशी करने वाली कंपनी से चंदा ले लिया कि नहीं लिया? कोरोना का टीका लगाने वाली कंपनी से, अरे कोरोना का टीका लगाने वाली कंपनी को छोड़ते, कोरोना का टीका लगाने वाली कंपनी से ले लिया। किस किस ने कोरोना का टीका लगाया था वैक्सीन का? एक बार हाथ खड़ा करके बताना। दो चार आदमियों ने नहीं लगाया, बच गए बेचारे। मैंने भी लगा लिया था। असल में शुरू में मैंने मना किया, फिर उसके बाद जब घर में ज़्यादा, आप समझ सकते हो, पापा मम्मी की तरफ से दबाव आया तो क्या करें, तो लगवा लिया। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने खोला, सारे पत्रे दिखाए, तो समझ में आई कि 450 करोड़ का चंदा। अगर टीका बिल्कुल सही था तो आपने चंदा लिया क्यों? और टीका अगर गलत था तो हमें टीका लगवाया क्यों? ये तो कम से कम भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार। आप देश के गरीब को भूल गए। अरे ये वो देश है जहाँ पोलियो के टीके लगे थे, ना किसी से कोई टीके की कीमत ली गई थी, ना ये बताया गया था कि कौन सी पार्टी पोलियो के टीके लगवा रही है। दुनिया के अंदर, पूरे इतने बड़े देश के अंदर पोलियो समाप्त हो गया। तो उस बात का पूरा अगर श्रेय जाता है तो हमारे देश के वैज्ञानिकों को जाता है, जिसको हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया। सरकारें कोई थी उसका मायने नहीं, लेकिन यहाँ तो आपने क्या किया, आपने देखा। तो ये है कहानी। तो इनके पास सरकार भी है, इनके पास मीडिया भी है, इनके पास पैसा भी, छुट्टी का इकट्ठा चंदा इतना ले लिया। इन्होंने तो नारा दे दिया बीजेपी ने, जो देगा बीजेपी को चंदा वो क्या चंदा। सही बात है, जो देगा बीजेपी को चंदा वो लेगा धंधा, और जो नहीं देगा चंदा उसको बीजेपी मारेगी ईडी और इनकम टैक्स का डंडा। कहानी बना दी, ये आज कहानी बना देश में। ऐसा भ्रष्टाचार भी हमने नहीं देखा, ऐसा भ्रष्टाचार, इस तरह का योजनाबद्ध भ्रष्टाचार और प्रजातंत्र को खत्म करने का भ्रष्टाचार, दूसरी राजनीतिक दलों के नेताओं को निशाने पर लेने का भ्रष्टाचार। ये देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके पास पैसा भी है, इनके पास सरकारें भी, इनके पास मीडिया भी है। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपके आशीर्वाद की वजह से लड़ रहे हैं, उसमें कमी मत छोड़ना। आज मैं कहने के आया, उस आशीर्वाद में आप कमी मत छोड़ना। जयप्रकाश जी को आप आशीर्वाद देना, उन्होंने यहाँ लड़ाई लड़ी आपकी, उन्होंने अपने जीवन में एक संघर्ष किया, इस इलाके को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ी। और जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनके बारे में मैं क्या बताऊं, आप ज़्यादा जानते हो। लेकिन जयप्रकाश जी ने एक लड़ाई लड़ी, और ये हासी, मैं आज विशेष तौर से अपना हल्का छोड़ के आया हूँ। किसी भी उम्मीदवार के लिए अपने हल्के का चुनाव छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाना कोई आसान बात नहीं होती, मानते हो ना? तो ये तो पहली बात तो ये भी इसमें बसाती मान लो कि जब मैं अपना हल्का छोड़ के पूरे हरियाणा में घूम रहा हूँ, तो यानी कि रोहतक के अंदर बड़ी जीत है आपकी। लेकिन मैं आया हूँ आपके बीच में विशेष तौर पर। जब कहा गया कि एक जगह प्रोग्राम कहाँ रखे, मैंने हांसी में, क्योंकि इस हांसी के लिए मैंने हमेशा प्रयास किया है। आपको पता है, रेल रोड रैली रखवाने की जब बारी आई थी, ये जो 4 लेन कनेक्टिविटी दिल्ली से सीधा डबवाली, और ये रेल की कनेक्टिविटी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे रेल और परिवहन मंत्री थे देश के, भारत सरकार के, क्योंकि हम सत्य के आधार पे बात करते हैं। तो रेल रोड रैली रखवाने की बारी आई तो किसी ने कहा कि वहाँ रखो, इसने कहा वहाँ रखो, इसने कहा रोहतक रखो। मैंने कहा नहीं, हम हांसी में रखेंगे, क्योंकि हांसी बीच में पड़ता है। जिस कॉरिडोर को हम विकसित करना चाहते हैं,
तो ये हाईवे भी बना, बाईपास भी बना, रेल से सीधा कनेक्टिविटी भी बनी। आपको याद होगा पीने के पानी की जब समस्या आई तो मैंने ही कहा कि यहाँ पर पूरा भी बड़ा जो है डिग्गी का इंतजाम किया जाए ताकि वाटर अपना सप्लाई की दिक्कत झांसी शहर के अंदर इसका स्थायी समाधान किया जाए। जब पार्क बनाने की बारी आई तब आपका बेटा खड़ा था। झांसी के अंदर इतने विकास, आपने जब कहा लघु सचिवालय, लघु सब्जी मंडी, ये सारे काम आपने, झांसी वालों ने जब भी कोई काम कहा तो भाई हमने हमेशा उसको आगे बढ़कर और कोशिश करी कि झांसी आगे जाए, क्योंकि विकास जोड़ता है। दिल्ली से एक कॉरिडोर, विकास का कॉरिडोर जब गुड़गांव मानेसर होकर नीमराना जयपुर तक पहुंच सकता है, दूसरा दिल्ली से चंडीगढ़ तक विकास का कॉरिडोर बन सकता है। तो एक संकल्प लेके हम चले थे कि उसी तरीके से दिल्ली से रोहतक, झांसी, हिसार होता हुआ एक कॉरिडोर सिरसा तक, ये कॉरिडोर भी हमारी विकास की धुरी बने। इसीलिए रेल की लाइन बची थी, इसीलिए हिसार में हमने एयरपोर्ट मंजूर कराया था और महम में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मंजूर कराया था। लेकिन वो विकास की पटरी से उतर गया हमारा प्रदेश, आगे कोई काम हुआ नहीं। अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ये मौका है दोबारा से हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने का मौका है। ये लड़ाई हरियाणा को विकास के रास्ते पे लेके जाने की लड़ाई, ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई हमारे भाई जयप्रकाश जी शायद आगे आगे पाछे, ठीक है ना? और भाई आपके बीच में